नमस्कार दोस्तों, प्रजापति हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त शगुनी पंडित, मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत ही अच्छे ढंग से आप सभी अगर मेरे वीडियो को सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं तो हम समझते हैं कि निश्चित ही इस वीडियो के माध्यम से आपको जागरूकता होगी, आप लोग जान सकेंगे, समझ सकेंगे। और इस वीडियो को कम्युनिटी में लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि लोगों में जागरूकता हो और आने वाले बीमारियों से आप बच सके। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य होता है लोगों में जागरूकता लाना। तो मैं हमेशा हेल्थ से रिलेटेड, स्वास्थ्य से संबंधित आपको वीडियो बनाता हूं और आप तक पहुंचाने का काम करता हूं। और मेरे चैनल में हमेशा बने रहें, इसके लिए मेरे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। एक और बात है दोस्तों कि अगर आपको आपके शरीर में किसी भी तरह का कोई बीमारी हो, कोई परेशानी हो जिसे आप नहीं समझ पा रहे हैं, समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी समस्या को ज़रूर लिखें, ताकि उस कमेंट्स के माध्यम से हम आपकी मैसेज को पढ़कर आपकी समस्या को निदान निकालने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आपकी समस्या को निदान निकले। क्योंकि मैं प्रत्येक दिन हर व्यक्ति का कमेंट्स को देखते रहता हूं और समझते रहता हूं, और उसका निदान के लिए मैं परस्पर तैयार रहता हूं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बीमारियां तो हज़ारों किस्म का है, लाखों किस्म का है, बट बीमारियां को दो कैटेगरी में बांटा गया है। प्रत्येक बीमारी को, डिजीज़ को दो भागों में बांटा गया है। एक बीमारी होता है कम्युनिकेबल डिजीज़ और दूसरा होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। अब दोस्तों, कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होता है, यानी कम्युनिकेबल डिजीज़ को हिंदी में संक्रामक रोग कहा जाता है। एक होता है असंक्रामक रोग। अब संक्रामक रोग वह रोग होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति में, यानी कम्युनिटी स्प्रेड करता है, फैलता है, वह संक्रामक रोग कहलाता है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलकर बीमारी होता है। और एक होता है असंक्रामक रोग, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है, वह फैलता नहीं है, वह लाइफ स्टाइल डिजीज़ है, या 40, 45, 50 सालों के बाद बहुत ऐसा बीमारियां हैं जो आ जाता है, हो जाता है जीवन शैली के कारण, लाइफ स्टाइल के कारण। वो बीमारी जैसे डायबिटीज़ हो गया। अगर हमको डायबिटीज़ है तो हमारे बगल में बैठे हुए हैं तो हमसे उनको नहीं पटेगा, हमसे उनको डायबिटीज़ नहीं होगा। अगर हमें हार्ट का बीमारी है तो हमारे बगल वाले, हमारे पड़ोसियों को, हमसे मिलने वाले लोगों को हार्ट की बीमारी नहीं होगा। अगर हमें ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, यानी हाइपोटेंशन रहता है, तो हमारे बगल में है तो उनको हाइपोटेंशन नहीं होगा। अगर किडनी का बीमारी है तो यह पटेगा नहीं, यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में किसी को बीमारी पटता नहीं है। चूँकि अब जैसे किडनी का हो गया तो आपका है तो आपको है, उससे हमको नहीं होगा। अच्छा, संक्रामक रोग में होता है जो फैलता है। तो संक्रामक रोग में फैलने का सोर्सेज क्या होता है, तो वो सोर्सेज होता है, जैसे होता है आपको मिट्टी से आपको फैलता है, वाटर से, जल से फैलता है, गले मिलने से फैलता है, खांसने से फैलता है, छींकने से फैलता है, आपसी संपर्क से फैलता है, और भी कई एक माध्यम होता है जो यह फैलता है। तो अब दोस्तों, आज बात करने वाले थे हम टीबी के विषय में। टीबी एक संक्रामक रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। यह संक्रामक रोग होने के कारण यह फैलने वाला बीमारी, यानी फैलता है बीमारी, वह फैलने का कारण होता है खांसने से, छींकने से, गले मिलने से यह बीमारी फैलता है। तो दोस्तों, अब इसका यह साइन एंड सिम्टम्स क्या है, इसका लक्षण क्या है, तो दोस्तों इसका लक्षण है
कि आपको बुखार होना, 2 हफ्ता 3 हफ्ता या उससे अधिक दिनों तक बुखार रहना, खांसी 2 हफ्ता से अधिक दिनों तक, 3 सप्ताह या उससे अधिक दिनों तक आपका खांसी होना, खांसी के साथ साथ बलगम स्पुटम, खांसी के साथ बलगम के माध्यम से, मुकस के माध्यम से आपको ब्लड आना, पेशाब के माध्यम से भी ब्लड आता है, भूख का नहीं लगना, धीरे धीरे वेट लॉस होना, आपका वज़न कमना। स्वाभाविक बात है, जब आपका भूख नहीं लगेगा तो आप खाना नहीं खाइएगा, जब खाना नहीं खाइएगा तो आपका वज़न लॉस होगा। रात में स्वेटिंग होना, पसीना आना, मांसपेशियों में दर्द करना, कभी कभी हड्डियों में ज़बरदस्त अकड़न होता है। तो ये आपका लक्षण की बात हो गई, लक्षण हुआ। अब दोस्तों इसका जांच क्या है जिससे कि पता चलेगा कि आपको टीबी है। तो इस जांच करने के लिए दोस्तों सबसे जानते हैं आप सभी कि 90% जो टीबी होता है वो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होता है, छाती का टीबी होता है, फेफड़े का टीबी होता है, जो 90% पाया जाता है। 10% में बहुत सारा टीबी जैसे बोन टीबी हो गया, और भी टीबी होता है, कई एक टाइप का टीबी होता है। जब हम बात करने वाले हैं पल्मोनरी टीबी के विषय में, तो पल्मोनरी टीबी 90% होता है। तो जांच के लिए जो बता रहे हैं, तो जांच में आपका स्पुटम टेस्ट बहुत ही नेसेसरी होता है, और स्पुटम टेस्ट यानी बलगम का जो जांच होता है उससे आपका पता चल जाएगा कि आपके अंदर टीबी है अथवा नहीं है। दूसरा होता है दोस्तों कि आपका डॉक्टर आपको मंटू टेस्ट भी कराया जाता है, उससे भी आपको पता चलता है। सीबीसी जांच करने से बहुत सारा इन्फेक्शन आपके बॉडी में है, तो जैसे डब्ल्यूबीसी आपका बढ़ गया, तो और भी आपका ईएसआर है जो जांच कराया जाता है, उससे आपको पता चलता है। एक होता है सीबी नेक, जब आप पता नहीं चल पाता है अन्य सोर्सेज से, अल्ट्रासाउंड भी करा करके दिखाया जाता है, तो सीबी नेक जांच कराया जाता है। तो सीबी नेक से भी आपके बॉडी में जहाँ भी टीबी होगा उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये हुआ कि आप इसको जांच करा करके आप टीबी के बारे में पता चल पाता है कि टीबी है अथवा नहीं है। अब दोस्तों इसका रोकथाम के लिए हम क्या करें? तो रोकथाम के लिए आप यहाँ वहाँ मत थूकें। टीबी के पेशेंट को मेरा आग्रह रहेगा कि आप जहाँ तहाँ आप मत थूकिए। खांसते समय हमेशा रुमाल का इस्तेमाल कीजिए, खांसते समय हमेशा रुमाल का इस्तेमाल कीजिए। प्रॉपर हाइजीन मेंटेन कीजिए। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार आप दवाओं का सेवन कीजिए। कभी भी दवा को आप नागन मत कीजिए कि 1-2 दिन खाए, 2 दिन के बाद बंद कर दिए, 3 दिन खाए, 1 दिन बंद कर दिए। इस तरह से आप ऐसा भूल के भी ऐसा गलती नहीं कीजिए। उसके बाद आपका जो भी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार जो दवा लिखा जाता है वो प्रॉपर तरीक़ा से समय के अनुसार आप दवा लें। जितना डोज बताया जाता है, जितना दिनों तक बतलाया जाता है, उतना दिनों तक निश्चित आप दवा लें। अब ये टीबी बीमारी को कई एक नामों से लोग जानता है, जैसे उसको याचमा भी कहा जाता है, तपेदिक भी कहा जाता है, ट्यूबरकुलोसिस भी कहा जाता है। उसके बाद आपका और भी क्षय रोग भी इसको कहा जाता है। यानी कई एक नामों से इसको लोग जानते हैं कि टीबी का जो नाम है वो आप लोग जानते हैं कि इतना प्रकार से उसको नामों से संबोधन किया जाता है। तो टीबी में कौन कौन सा मेडिसिन है जो प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों टीबी में आपको ये डॉक्टर आपको क्या चलेगा ये डॉक्टर सजेशन करते हैं, बट उसमें जो साल्ट होता है जैसे रिफाम्पिसिन होता है, आइसोनियाजाइड होता है, पैराजिनामाइड होता है, इथाम्बुटोल होता है। उसके बाद अगर आपका सेकेंड फेज में है टीबी, अगर आपके बॉडी में इन्फेक्शन है तो स्ट्रेप्टोमाइसिन भी इंजेक्शन दिया जाता है।
तो ये डॉक्टर अपना तय करते हैं कि आपका इंजेक्शन कितने दिनों तक लेना है और इंजेक्शन का क्या डोज लेना है। तो आप लोगों को गलती नहीं करना है और आपको टीबी का जो दवाई है जो आपको बताया जा रहा है उस दवा को प्रॉपर तरीक़ा से समय से आप दवा को लेते रहेंगे तो ठीक हो जाएगा। दोस्तों पहले लोग टीबी से बहुत मरते थे, बहुत डेथें होती थी, बट अब ऐसा नहीं है। टीबी आपको निश्चित ही 100% ठीक हो जाने वाला बीमारी है, बशर्ते कि आपको दवाई प्रॉपर तरीक़ा से आप खाते हैं तब। छोड़ के खाते हैं, नागा करके खाते हैं तो वही आपका परेशानी हो जाता है, वो जानलेवा हो जाता है। तो आपको नागा नहीं करना है और दवा को आपको प्रॉपर तरीक़ा से लेना है। अब दोस्तों बात करें, टीबी का 3 स्टेज होता है। फर्स्ट स्टेज, अगर किसी मरीज़ को टीबी हुआ जिसका फर्स्ट स्टेज में मरीज़ को तो बुखार लगता ही है, इसके साथ साथ उसको अकड़न होता है, हड्डियों में अकड़न होता है, ठंड लगता है, पसीना चलता है, रात में स्वेटिंग चलता है और काफ़ी कमज़ोरी महसूस होता है, जो कि फर्स्ट स्टेज है। सेकेंड स्टेज अगर टीबी का हो गया, उसमें दोस्तों वो 6 मंथ 9 मंथ 2 साल तक ले आपको अगर MDR हो जाता है तो 2 साल तक के दवाई खाया जाता है। तो सेकेंड स्टेज की बात करें तो सेकेंड स्टेज में टीबी वाले पेशेंट को आवाज़ उसका मोटा हो जाएगा, जो आपको वो खांसी करेगा तो मुकस के साथ उसको ब्लड आएगा, हड्डियों में बहुत तीव्र दर्द होगा और रात में आपका पसीना खूब स्वेटिंग बहुत चलेगा, पसीना चलेगा, चेस्ट पेन यानी छाती में दर्द बना हुआ रहेगा, दर्द हमेशा रहेगा, बुखार तेज़ी से आएगा फिर नॉर्मल होगा यानी चिल होगा यानी ठंडा भी लगेगा। ये आपका पेशाब से भी आपको ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। अब थर्ड स्टेज के बात करें, यह बहुत ही डेंजरस और ख़तरनाक होता है। थर्ड स्टेज में दोस्तों स्पुटम के साथ साथ आपका, मैंने बात किया था, स्पुटम के साथ आपका ब्लड आता है, यानी बलगम के साथ खून आएगा, पेशाब से खून आएगा, पसीना चलेगा, आपको चेस्ट पेन होगा, तेज़ बुखार रहेगा, भूख नहीं लगेगा, आपका वेट लॉस होगा, वज़न में कमी आएगा और आप धीरे धीरे लीन एंड थीन हो जाते हैं, दुबला पतला हो जाते हैं, एवं प्रकार से आपका परेशानियां आता है। तो इस तीनों फेज से दूसरा जो फेज होता है, अगर दवाई MDR किसे कहते हैं, MDR दोस्तों उसका पूरा नाम होता है मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट। अगर आप दवा खाएं छोड़ दिए, दवा खाएं छोड़ दिए, कुछ खाएं, पेशेंट क्या सोचते हैं कि 2 महीना दवाई खा लिए, उसके बाद कहते हैं हम तो ठीक हो गए, डॉक्टर हमको झूठ मूठ के दवाई खिला रहा है, अब हम दवाई मत खाएं, दवाई नहीं खाते हैं, दवाई छोड़ देते हैं। तो वही पेशेंट को धोखा हो जाता है, जिसके कारण दवाई जो आपका रेसिस्ट कर जाता है, जो बाद में MDR में चला जाता है। तो यह MDR बहुत ही ख़तरनाक होता है, बहुत ही डेंजरस होता है। तो डॉक्टर का तो गवर्नमेंट जो है उसमें डॉट्स प्लस एक दवाई है जो आपको खाना पड़ता है। डॉट्स प्लस आप खाते हैं तो वो नियमित रूप से प्रॉपर आप खाते हैं तो आपका टीबी मुक्त आप हो जाएंगे। दोस्तों आप जानते हैं कि भारत सरकार 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाना है। तो टीबी मुक्त भारत कब बनेगा? जब हम सभी लोगों का सहयोग होगा, हम सभी लोग मिल करके सहयोग करें सरकार को। तो सहयोग ये करना है, आपका जहाँ भी आपका घर है, आपके घर के इर्द गिर्द में अगर किसी व्यक्ति को 2 हफ्ता या उससे अधिक दिनों तक खांसी होगा, बुखार रहेगा, वेट लॉस होगा, भूख नहीं लगेगा, धीरे धीरे वह कमज़ोर होते चला जाएगा, कभी कभी स्पुटम के बलगम के माध्यम से खून आता है, वैसे हालत में आपको करना क्या है, उस व्यक्ति को आप
फ़ौरन अपना स्थानीय गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाइए, उसका प्रॉपर तरीक़ा से जांच कराइए, और आप उसको जांच कराने के बाद वो अगर पॉजिटिव निकलता है, टीबी निकलता है, तो अब वहाँ हॉस्पिटल का रोल हो जाता है कि आशा दीदी के माध्यम से, स्वास्थ्यकर्मी के माध्यम से उसको प्रॉपर तरीक़ा से दवाई मिलेगा, वह दवाई खाएगा रोगी और ठीक हो जाएगा। और आप जो जिम्मेवारी जो आपने लिए, यह बहुत ही अच्छा लिए, और आपको जो ये जानकारी दिए, यह आपका हॉस्पिटल में आपका नाम लिया जाएगा, आपका नाम मेंशन होगा, आपके माध्यम से आपने टीबी के पेशेंट को आपने दिया। हो सकता है सरकार आपको 500 रुपया भेजने के एवज में अगर पॉजिटिव आता है तो आपको दिया जा सकता है। तो इससे क्या होगा कि अगर टीबी, चूँकि जानते हैं अगर टीबी आपके समुदाय में, हमारे समुदाय में, कम्युनिटी में हो जाता है तो फैलने का चांसेस ज़्यादा रहता है और फैलता भी है। अगर किसी गांव में, इलाका में एगो टीबी हो गया तो निश्चित ही 2, 4, 5 गो आक्रांत हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। तो अगर एक आदमी को हो गया, आप उसको इलाज करा देते हैं तो क्या होगा, दूसरे को नहीं होगा, तीसरे को नहीं होगा, उसको वहाँ बतलाया जाएगा कि सावधानी के लिए क्या करना है। हाँ, सरकार का जो वैक्सीनेशन का काम होता है, बच्चे को टीकाकरण का काम होता है, उसमें पूर्ण सहयोग करें। अब जैसे बच्चे को जन्म से 1 माह के अंदर BCG का टीका अवश्य लगवाएं, जिससे कि टीबी से, उसको बीमारी से बचा जा सके। दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा, इसे निश्चित रूप से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, जिससे यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। और आपको फिर मैं एक बार दोहराना चाहूँगा, कोई भी समस्या आपको अगर हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, बिना हिचकिचाहट के। हम निश्चित रूप से आपको समस्या को समाधान करने का प्रयास करूंगा, और आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको उसको समाधान हेतु ज़रूर लेकर के आऊँगा, और आपको समाधान का ज़रूर रास्ता निकालूंगा। धन्यवाद दोस्तों, आदाब।